बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बरिस्टर आमर अली। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि बहुत से लोगों का ये कॉमन सवाल होता है कि सर शेंजन में किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई की जाए, किसकी वीज़ा रिशू अच्छी है, फ्रेश पासपोर्ट के साथ किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और ट्रैवल हिस्ट्री के साथ। तो मैं स्पेशली आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि वो लोग जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करें। अब जर्मनी का क्यों वीज़ा अप्लाई करना चाहिए ये तफसील मिलेगी आज की इस वीडियो में। जो इस चैनल पर नए हैं वो ग्लोबल वीज़ा टिप्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ट्रैवल से मुतल्लिक, इमिग्रेशन से मुतल्लिक आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देख रखी है तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि शेंजन में यूके के बाद जर्मनी ऐसा कंट्री है जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स को देखकर वीज़ा इशू करता है। वो ये नहीं देखता कि आपका पासपोर्ट फ्रेश है, क्योंकि जर्मनी जो है वो प्रॉपर आपकी हर चीज़ चेक करता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस चेक करता है, आपका बिजनेस चेक करता है और आपका एक बकायदा वहाँ पर इंटरव्यू होता है। वो इंटरव्यू से भी आपको जज करते हैं कि क्या आपको वीज़ा इशू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम वीज़ा रेशो की बात करें तो नेदरलैंड और जर्मनी दो ऐसी कंट्री हैं जिनकी शेंजन में बहुत अच्छी और बहुत हाई वीज़ा रेशो है। नेदरलैंड जो है वो तो ट्रैवल हिस्ट्री के साथ ऑब्वियसली जो है वो वीज़े देता है, लेकिन जर्मनी फ्रेश के ऊपर और अगर आपकी छोटी कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री है जिसमें थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, कंबोडिया या अज़रबैजान या इन छोटी कंट्रीज की आप ट्रैवल हिस्ट्री करते हैं तो उसके साथ भी आप जो है वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने वीज़ा अप्लाई कैसे करना है? जर्मनी के साथ जो प्रॉब्लम आती है वो आती है अपॉइंटमेंट की। पहले ये होता था कि आप किसी कंसल्टेंट से भी अपॉइंटमेंट जर्मनी की ले सकते थे, खरीद सकते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जाना पड़ता है ऑनलाइन, उनकी जो ऑफिशियल एम्बेसी की वेबसाइट है वहाँ पर। वहाँ पर जाकर अब अपॉइंटमेंट के लिए फॉर्म है, वहाँ पे 2 किस्म के फॉर्म होते हैं। एक फॉर्म होता है जिन्होंने रीअप्लाई करना है, यानी कि पहले अगर उनको वीज़ा अप्लाई किया था और वो रिफ्यूज़ हो गया तो दोबारा अप्लाई करना है, ठीक है। और सेकंड नंबर पर होता है कि फर्स्ट टाइम अप्लाई करने वालों पे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपने सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और आपने वो जो उनका फॉर्म है अपॉइंटमेंट की वेटिंग लिस्ट वाला वो फिल कर लेना है। अभी यही तरीका चल रहा है उनके अपॉइंटमेंट का। अगर आपको वो कहता है कि हम जर्मनी की अपॉइंटमेंट आपको जल्दी निकाल देंगे तो इतने पैसे लेंगे, तो वो बिल्कुल फ्रॉड है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। आपने जब फॉर्म फिल करना है आपको कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाएगी, लेकिन समटाइम नहीं भी आती, ठीक है, कि हमें ईमेल रिसीव होगी है। आपने उसमें परेशान नहीं होना। तो तकरीबन 2 सवा 2 या ढाई माह बाद जो है वो आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो निकल आती है। उस दरमियान में आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है अपनी फाइल कंप्लीट करने का, प्रिपरेशन करने का। जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है वो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। नंबर 1 कि अगर आप बिज़नेस करते हैं तो फिर आपका बिज़नेस का अकाउंट भी आपने लगाना है और पर्सनल अकाउंट भी साथ में लगाना है, सेम यूपीआई की तरह। अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आपका एनओसी के साथ एम्प्लॉयमेंट लेटर होना भी लाजमी है। सैलरी स्लिप जो आपकी 6 मंथ्स की हो। इसके बाद जो ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आते हैं उनमें आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आता है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी जर्मनी का चेंज है, यानी कि पहले हम मैनुअल फिल करके लेके जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऑनलाइन उनकी वेबसाइट के ऊपर ही वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है जो आपने फिल आउट करना होता है। उसके बाद जब उसे सबमिट करते हैं तो आपको एक उस फॉर्म के ऊपर बार कोड लगकर आ जाता है। वो बार कोड के साथ ही एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज नहीं। तो वो आपने डाउनलोड कर लेना है फॉर्म। उसके साथ आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस लगेगी जो कि $30,000 को कवर करती हो। ट्रैवल प्लान बहुत ज़रूरी है। जब आप जर्मनी एम्बेसी जाएंगे तो वो आपसे जब इंटरव्यू करेंगे तो आपसे ये चीज़ पूछेंगे कि आपने कहाँ पर जाना है और आप कैसे जाएंगे। इवन कि आपकी टिकट के प्राइस भी पूछ सकते हैं कि जो आपने टिकट खरीदनी है या जो आपने अटर्नी लगाई है उस टिकट के क्या प्राइस थे, क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स जो हैं वो ये बात बताते हैं कि ये चीज़ें उनसे पूछी गई हैं। तो लिहाजा आपने अपने होटल का नाम कंफर्म होटल कर लें, होटल का नाम याद रखना है। आपने एयरपोर्ट से होटल किस तरह से जाना है ये चीज़ आपने याद रखनी है। आपने जो ट्रैवल प्लान बनाया है उनमें से कुछ नाम आपको याद होने चाहिए। देखिए, आप जा रहे हैं टूरिज्म वीज़ा के ऊपर, तो ऐसे तो कोई बंदा नहीं चला जाता कि उसे किसी चीज़ का पता ही ना हो। अगर हमने यहाँ से इस्लामाबाद जाना तो हमें पता होगा कि कौन सी हमने रोड इस्तेमाल करनी है और किस जगह पर जाना है। यही चीज़ होती है, यही चीज़ वो देखते हैं कि अगर आप जर्मनी जा रहे हैं टूरिज्म के लिए तो आपको पता है कि आपने वहाँ पे जाना किस तरह है, वहाँ पहुँचना किस तरह है और कौन सी जगह पर जाना है। तो आपको ये चीज़ें याद करना लाजमी है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस होगी, होटल की बुकिंग होगी, एयरलाइन की टिकट होगी और एक अच्छा सा ट्रैवल प्लान हो गया, सॉरी कवर लेटर हो गया, जिसे हम वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर भी कहते हैं।
तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, और जो होते हैं आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट आ गई 6 मंथ की, आपका एनटीएन आ गया, टैक्स रिटर्न आ गई, सैलरी स्लिपिंग आ गई अगर आप जॉब करते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स आ गया अगर बिजनेस आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ। इसके बाद जो आपका एफआरसी है वो 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप जर्मनी का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप फ्रेश एफआरसी लेके जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा इनके पहले कुछ फॉर्म होते थे वो हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म, तो अगर आप वो डाउनलोड करके साथ में फिल करके ले जाएं तो अच्छी बात है, ना लेके जाएं तो उसका उससे उसका आपके वीज़े के ऊपर जो है वो कोई इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता। प्रोसेसिंग टाइम भी इनका बहुत ज़्यादा फास्ट है, 3 वीक में आपका रिजल्ट आ जाता है विद इन 3 वीक्स, और बहुत हार्ड है कि 10 से 15% एप्लीकेशन जो है वो 4 वीक में जाएं, अदरवाइज 3 वीक में ये जो आप दे देते हैं। दूसरी एम्बेसी की तरह साथ साथ स्पेन की तरह ये बहुत ज़्यादा डिले नहीं करते। एम्बेसी फीस का वो आपको एक स्लिप देंगे, वाउचर देंगे, जो आपने उधर ही अगर आप इस्लामाबाद जाते हैं तो वहाँ पर आपने पे करनी होती है, उधर बैंक होता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड आई थिंक, तो वहाँ पर पे करनी होती है। और कराची में अगर कॉन्सुलेट में जाते हैं तो वहाँ भी आपको बता देंगे कि किस बैंक में जमा कराना है। कराची कौन जो जर्मनी का कॉन्सुलेट है उसकी वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा हाई है। आपने भी बहुत से लोगों को सुना होगा कि जिन जिन ने भी कराची से जर्मनी का वीज़ा किया मोस्टली वो वीज़ा अप्रूव ही होते हैं। अगर वीज़ा रिजेक्शन कुछ है तो वो इस्लामाबाद की एम्बेसी की तरफ है। तो ये थी मुकम्मल डिटेल जर्मनी के बारे में। आपको अगर शेंगन का वीज़ा अप्लाई करना है तो मेरी सजेशन है कि आप ज़रूर जर्मनी का वीज़ा एक दफ़ा अप्लाई करें। आज से कुछ साल पहले तो जर्मनी का जो वीज़ा अप्लाई करना उसके भी समझा जाता था क्योंकि वो बहुत कम उनके रिफ्यूज़ल के चांसेस थे। लेकिन अब चूँकि बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं तो इस वजह से उनके रिफ्यूज़ल का रेट थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन स्टिल दूसरी कंट्री से अभी मैं समझता हूँ कि जर्मनी अच्छा है। जर्मनी का वीज़ा लगता है 29 शेंजन कंट्री में जा सकते हैं। सबसे पहले आप जर्मनी जाएँगे, उसके बाद कहीं भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। होपफुली वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, लाइक और कमेंट्स आपने ज़रूर कर देना है, और आपने अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करना है। इस तरह के और लेटेस्ट अपडेट के साथ वीज़ा रेशो के साथ मैं आपकी सीजन में फिर हाज़िर होऊँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।